क्लास 12 केमिस्ट्री के पार्ट 4 के हम लोग आज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को लगाएंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न अभिक्रिया के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक का इकाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन एक जो दिया गया है यहाँ पर 2NO गैस है कि आकर के N2O, दूसरा दिया है H2O2 आयोडीन है प्लस हाइड्रोजन है H2O प्लस आयोडीन, तीसरा दिया गया CH3 CHO CH4 और CO बना है, चौथा आपका C2H5 क्लोरो एथेन इसको कहते हैं, एथिलीन बना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि अगर निकालना है तो कोटि अगर निकालेंगे तो आगे 2 है तो आप अभिक्रिया कोटि 2 लिख सकते हैं। वेग स्थिरांक पूछ रहा है तो वेग बटा जो आपका अभिकारक जो सांद्रता होता है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मोल प्रति लीटर वेग का मोल प्रति लीटर और सेकेंड, और NO2 का होता है मोल प्रति लीटर, तो स्क्वायर करेंगे तो आपका मोल पे इनवर्स और लीटर और सेकेंड पे इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि पढ़े होंगे ना वेग बटा जो सांद्रता होता है, पढ़े होंगे वेग बटा सांद्रता वही होता है वेग स्थिरांक। तो उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर तो दिया है H2O2 और फिर 3I दिया गया है फिर H, तो इसकी कोटि 2 होगी, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। स्थिरांक जो होगा के वेग बटा जो अभिकारक है उसको लिख देंगे मोल प्रति लीटर, इसका मोल प्रति लीटर इंटू मोल और इसका भी मोल पर इनवर्स लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद से जो तीसरा आपका है अभिक्रिया की कोटि, तो वह हम लोग कोटि बराबर 3/2 वेग स्थिरांक, वेग बटा जो अभिकारक दिया उसके ऊपर 3/2 जो घात होता है उसको, इस तरीके से इसका भी मात्रक आप निकाल सकते हैं। चौथा के लिए कोटि 1 है, जो वेग स्थिरांक के बराबर वेग बटा जो अभिकारक की सांद्रता है उसको लिखेंगे मोल प्रति लीटर और सेकेंड, और फिर मोल प्रति लीटर सेकेंड पे इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि अभिक्रिया 2A + B और A2B के लिए वेग स्थिरांक के बराबर वेग दिया है कि AB स्क्वायर, जहाँ के का मान 2.0 × 10⁻⁶ प्रति मोल स्क्वायर L स्क्वायर सेकेंड है। तो प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब A का मान 0.1 मोल प्रति लीटर से B बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए जब A घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर हो जाता है। पहले प्रारंभिक वेग K है, A है, B को पदू है, एक के वैसे ही लिखें K का मान दिया गया है वेग स्थिरांक 2 × 10⁻⁶, A का मान 0.1 गुणे स्क्वायर, देखिए B का 2 मोल है इसीलिए B के जगह पर स्क्वायर हो गया है और B का मान 0.2 आपका दिया गया है। जब हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 8.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत सिंपल था, इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो और दिया गया है यहाँ पर कि A 0.1 से घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर रह जाता है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले A के मोलों की संख्या, तो देखिए जो आपके 0.1 था इसमें से 0.06 घटा देंगे तो 0.04 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। उसी समय में अभिक्रिया के भाग लेने वाले B के मोलों की संख्या तो 1/2 0.04 तो 0.02 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। और फिर आप लिख सकते हैं B के शेष मोलों की संख्या, तो B 0.2 है, इसमें 0.002 घटाएंगे तो 0.18 आपका आ जाएगा। आप वेग जब निकालेंगे तो KA × B स्क्वायर, K का मान तो आपका जानते हैं 2 × 10⁻⁶, A का मान 0.06 गुणे B का मान 0.18 का स्क्वायर, जब हल करेंगे 3.89 × 10⁻⁹ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये तो बात फिक्स हो गई कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने पैदा होंगे, कितना उत्पादन होगा उसको निकालना है। जब K का मान 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता, तो आप तो रिएक्शन लिख सकते हैं NH3 बराबर ½ N2 और 3/2 H2O लिख सकते हैं। और आप पढ़े भी होंगे अभिक्रिया की जब वेग की बात होती है तो अभिक्रिया के वेग बराबर होता है आपका माइनस अभिकारक की NH3/ΔT
या उत्पाद के रूप में लिखते हैं तो जब बटा में ऊपर 2 चला जाएगा N2/dt, या पलट जाएगा 2/3 H2/ΔT। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग का मान k के बराबर ही होता है, तो N2/ΔT बराबर 1/2 गुणे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर तो 1/2, और जहाँ अभिक्रिया की दर है तहाँ k लिख देंगे। अब 1/2 और k का मान 2.5 गुणे 10 के पावर -4 दिया है, गुणा कर देंगे 1.525 गुणे 10 के पावर -4। ये आपका था N2 का उत्पादन की दर। H2 के उत्पादन की दर तो H2/ΔT 3/2 गुणे अभिक्रिया की दर, और 3/2 गुणे अभिक्रिया की दर के जगह पर k लिख सकते हैं। k से गुणा कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा निकल करके यहाँ पर जो है N2 रहेगा। N2 की उत्पादन दर आपकी इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डाईमेथिल ईथर के अपघटन से CH4 H2 तथा CO बनते हैं। इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। वेग k है, CH3 CH3 को पर 3/2। तो कहता है कि अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाईमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। अतः जो होगा k P CH3 CH3 को पर 3/2। यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगी, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर को हम लोग हल करते हैं। पहले तो जो मान दिया गया है यहाँ पर वेग का मात्रक दाब बटा समय होता है, तो बार बटा मिनट यानी बार प्रति मिनट आप इसको लिख सकते हैं। के वेग स्थिरांक का मात्रक वेग बटा ये जो मात्रक होता है उसको होता है आर स्थिरांक बराबर बार प्रति मिनट, और बार के ऊपर 3/2, तो बार के ऊपर -1/2 प्रति मिनट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर अगर लिखना चाहते हैं तो तुरंत लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया की प्रकृति, किस प्रकृति का, ऋणात्मक है कि कैसा है, अभिकारक की सांद्रता आप पढ़े होंगे। अभिकारक की जब सांद्रता बढ़ाते हैं तब अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तापमान, जब तापमान को बढ़ाते हैं तभी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो ये इतने आपके रहेंगे पूरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता एक बार दोगुनी कर दी जाए और एक बार आधी कर दी जाए। तो भाई जब द्वितीय कोटि का है तो वेग बराबर k और a के पावर 2 हो जाएगा, यानी KA² हो गया। हम जानते होंगे कि क्वेश्चन में कहा है कि जब उसका सांद्रता जो a है दोगुना कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए, तो चलिए तब वेग एक k वही रखिएगा, जहाँ a है तहाँ 2a², तो 4 2 का वर्ग करेंगे 4KA² यानी 4 गुना हो जाएगा। सेकेंड में क्या कहता है कि जब सांद्रता आधा कर दिया जाए, पहला अगर a है तो दूसरा a/2 कर दिया जाए, तब वेग जो होगा k और a/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 और KA² तो 1/4 गुना हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 7 नंबर की वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से व्याख्या। आपको मैंने बताया था कि अगर ताप को हम लोग बढ़ा दें तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाता है, यानी ताप बढ़ाने के बाद जो वेग स्थिरांक का मान होता है वो बढ़ जाता है। और हम लोग आर्हेनियस का जो समीकरण पढ़े थे, k बराबर a e के पावर -e है, RT बटा में RT से आप दिखा सकते हैं कि ताप बढ़ाने के बाद वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। आइए इसके बाद से आगे के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 4.8। कहता है कि जल में एस्टर के छद्म प्रथम कोटि के जल अपघटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ये समय है सेकेंड में, ये एस्टर है मोल प्रति लीटर में। 0 समय पर 0.55 है, समय बढ़ाते हैं 30 तो सांद्रता घट जाती है 0.31, समय 60 तो सांद्रता 0.17, समय 90 तो सांद्रता और कम हो जाती है 0.05। तो पहला कहता है कि 30 से 60 सेकेंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। सेकेंड कहता है एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।
देखिए पहला हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि समय अंतराल 30 से लेकर के 40 यानी 30 से लेकर 60 सेकेंड में औसत वेग पढ़े होंगे। औसत वेग बराबर होता है कि अभिकारक या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और समय अंतराल। तो चलिए देखिए समय हम लोग 60 लेंगे तो 60 समय 60 में आप देख सकते हैं कि इसका मान पहले तो 30 के 0.31, 60 के 0.71, समय 60 और 30 तो आपका हो जाएगा 0.14 बटा में 30 भाग दे देंगे तो 4.67 गुना 10 के पावर -3। बहुत आसान है। आप x2 - x1 बटा में t2 - t1 से आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद से सेकेंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्रानुसार k डैश बराबर 2.303 बटा में t लाग। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a0 बटा में a0 का मान 0.55 दिया है प्रारंभिक मात्रा और ये अंतिम मात्रा है। तो k बराबर k डैश बराबर जितना है 2.303 बटा में 30 लाग 0.55 बटा में 0.31 भाग दे देंगे तो 1.91 गुना 10 के पावर -2 आ गया। अब t बराबर 60 सेकेंड भाई t बराबर 30 लिया गया था, t बराबर 60 पर 2.303 बटा में 7 लाख 0.55 बटा में 0.17 इसको हल करेंगे तो 1.96 गुना 10 के पावर -2। टी बराबर 90 सेकेंड पर तो k डैश बराबर 2.303 बटा में 90 लाग 0.55 और बटा में 0.085 इसको हल करेंगे 2.01 गुना 10 के पावर -2। अब यहाँ पर k का औसत वेग तो पूरा जोड़ देंगे जो आया है, अब बटा में 3 तो पूरा जोड़ करके आप चाहें तो 2 पर -2 10 पर -2 कामन ले लेंगे तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा इतना, 3 से भाग दे देंगे तो 1.96 गुना 10 के पावर -2 प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है तो अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पर, और दूसरा कहता है कि B की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगला कहता है A तथा B दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आप यहाँ पर अभिक्रिया के वेग आप पढ़े भी होंगे अभिकारक की सांद्रता में और समय अंतर dx बटा dt k a b स्क्वायर, क्योंकि a आपका प्रथम कोटि का है तो ये रखेंगे, b आपका द्वितीय कोटि का है तो b स्क्वायर, तो वेग जो आएगा k और a और b स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कहता है वेग 3 गुना कर दिया जाए यानी b का वेग, तो जहाँ b है तो यहाँ पर 3 भी करेंगे तो 9 k a b स्क्वायर तो 9 गुना हो जाएगा। तीसरा यदि दोनों a और b का वेग दोगुना कर दिया जाए तो k a का 2a b का 2b स्क्वायर तो 8 k a b स्क्वायर यानी 8 गुना हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर आपका दिया गया है। क्वेश्चन 10 ये कहता है कि A और B मध्य अभिक्रिया में A और B के विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग r0 दिया गया है। A और B के प्रति अभिक्रियाई कोटि देखिए A मोल प्रति लीटर में है 0.20, 0.20, 0.40, B मोल प्रति लीटर में 0.30, 0.10, 0.05 और यहाँ पर r0 प्रति मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में दिया गया 5.07 गुना 10 के पावर -5, 5.07 गुना 10 के पावर -5, 143 गुना 10 के पावर -4। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले जो मान दिया उसको तो हम लोग लिख लिए। तो इसमें कहता है कि जो आपका माना कि ए के संदर्भ में कोटि अल्फा है तथा बी के संदर्भ में बी है बीटा है, तब वेग नियम अनुसार वेग बराबर होता है के ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा। वेग प्रयोग एक पहले 5.07 गुना 10 के पावर -5 के वैसे ही रखेंगे, 0.2 जीरो के ऊपर अल्फा, 0.3 जीरो के ऊपर बीटा। प्रयोग वेग प्रयोग 2 में इतना है, फिर आप जैसे मान है वैसे लिखेंगे। वेग 3 में 1.43 गुना 10 के पावर -4 के आपका है 0.40 और 0.50 के ऊपर बीटा। समय के 1 और 2 को अब बराबर कर देंगे, बराबर करके जब हल करेंगे तो यहाँ से जो होगा के से के कैंसिल, जब हल करेंगे तो आपका एक और समीकरण बन के आएगा जिसका नाम होगा 0.300 इसका स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसको समीकरण मान लेंगे और 1 का स्क्वायर बराबर 3 बीटा भाग देंगे 3 बीटा तो बीटा बराबर 0 आ गया। उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 को
भाग देकर हल करने में, तो इसको भी हल करते रहेंगे तो अल्फा बराबर 15। तो अल्फा के संदर्भ में 15 कोटि और अल्फा के संदर्भ में कोटिमान 15 कोटि और बीटा के संदर्भ में 0। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, कहता है कि 2a + b और रिएक्शन का चिन्ह है C + D। अभिक्रिया के बलगतिकी अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक बताइए। देखिए प्रयोग है, A का मान है, B का मान है, तो एक प्रयोग में 0.1, 0.3, 0.3, फिर 0.4। B है पहला प्रयोग में 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। D के विरेचन का प्रारंभिक वेग, D के लिए 6.0 गुणे ये मान आपका दिया गया है। तो चलिए इसको बताना है कि कैसे आप इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हल में दिखाता है कि प्रयोग 1 और 4 से ज्ञात होता है कि B का मान समान है। देखिए 1 में और B में जो B का मान है वह क्या